सब लोग कर रहे हैं ना यार? ये सवाल आएगा ही आएगा, कहीं भी पढ़ो चाहे, हाँ दुनिया में ये सवाल आता है आईटी में। आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये सवाल सीखो बस, अभी दो लेक्चर पे ध्यान, बाकी का देखेंगे क्या करना है जिंदगी में। संस्कार बेटा आंसर लिखने की ट्राई मत कर, एक बार कॉपी में सारे कर ले, फिर मैं वन बाय वन डिस्कस कर लूंगा 2 या 3-4 मिनट में, जो भी आपको टाइम दूंगा आफ्टर इट, राइट। आई रिक्वेस्ट सब लोगों से मेरे सवाल प्लीज कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो मुझे पता है, हो सकता है आप दूसरी बार मिलो भी ना, बट आप ये क्वेश्चन जरूर कर लो। एक एक करके। ओके बेटा, जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सब एटलीस्ट अपना सवाल होने के बाद डन लिख सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं मेरे लिए। ओम डन, संस्कार डन। ठीक है, एकता फाइन। यार क्या आप सब लोग अपना नाम एक्चुअल रख सकते हैं? दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। इम्पोस्टर रियलमी X2। सर इनको आप फोन करना पड़ेगा, एक्चुअली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ढंग से, आवाज नहीं की। बाकी सब लोग आई थिंक सब सही नाम से हैं। फटाफट डन लिखो करके यार, इतना थोड़ा ना वेट कराओगे। अंतरा फाइन। 30 सेकंड और देता हूं मैं सबको, 30-40 सेकंड, आप उसमें करके देख लीजिए सब, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फाइन, राइट, आपको आता होगा लिखना, मुझे मतलब उतना नहीं बताना पड़ेगा जितना 11 क्लास के बच्चे को बताना। आदित्य डन। ओके, सो नाउ वी कैन आई थिंक डिस्कस। चलो तो मैं 9 से स्टार्ट कर देता हूँ यार एक बारी। सो 9 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, दैट इज 1s2 2s2 और 2p5। अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है बेटा p में, तो ब्लॉक इसका p हो जाएगा। पीरियड तू देखेगा हाईएस्ट नंबर, तो पीरियड सेकंड हो जाएगा। और ग्रुप तुझे आना है P5 वाली सीडी पर, राइट। तो कितनी सीडी चढ़ेगा, पहले S1 चढ़ेगा, S2 चढ़ेगा, D1 से लेके D10 चढ़ेगा, ऐसे चलता जाएगा, तो 17वीं सीडी पे मिलके तुझे P5 मिल जाएगा। परफेक्ट, 19, राइट। सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 6 2 8 10 तो 12 18। आ जाओ भाई लोग, ब्लॉक सीधा सीधा दिख रहा है, बढ़िया। पीरियड हाईएस्ट नंबर टिक ले 4। ग्रुप देख ले, पहली सीडी पे चढ़ना है, हो गया काम, पड़ गया। रियल मी 5 बेटा आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया यार, आप कर सकते हो अनम्यूट, मैंने परमिशन दे रखी है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 43 बेटा आ जाओ। बेटा आप अपना माइक जब काम ना हो तो आप ऑफ कर देंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अपन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं यार यहाँ पे, है ना। सब लोग मन में एक बात जरूर याद रखना, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए और पढ़ने के मिल रहे हैं। बाकी बाकी मजे तो हम कहीं भी कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या है, सही बात है ना। लेकिन हम जब मिल रहे हैं तो पढ़ाई के मिल रहे हैं, बस अपना मोटिव ही रखना, ठीक है। तो 1S2 2S2, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस मजे लेने के लिए नहीं, हमारी वाली बाकी सारी हैं। 2P6 3S2 3P6 कितना हो गया, फिर आएगा 4S2, चेक कर लें। 6 2 8 10 12 18 20, ठीक है। फिर इसको कर देते हैं 30, ठीक है। फिर इसको कर देते हैं 36, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 5S, देख ले कितना हो गया, 6 8 6 2 8 10 तो 12 18 20 30 36 हो गया बेटा, 38 हो गया बेटा। 5S के बाद आएगा 4D, कितना हो गया था 36 हो गया था ना, तो 36 मतलब 7, यही बन रहा है क्या यार, गलत तो नहीं हूं मैं, देखो सब लोग। 6 2 8 10 तो 12 18 20 30 36 38 39 40 46 हो गया ये। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 46 हो रहा है ना ये, 3 कम कर देता हूँ इसमें से। 44 आ रहा है क्या, अरे हाँ ना तो बोलो, कराए तो कुछ तो बोलो। सर 45 45 आ रहा है। 6 2 8 10 12 18 20 30 36 38 38 और 4, हाँ जी बेटा। आ जाओ फिर, ब्लॉक सबको दिख रहा है, परफेक्ट मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड हाईएस्ट, वो तो 5 दिख रहा है। और यदि मेरा ग्रुप कोई पूछेगा इसमें तो आई कैन से D5 किसी डी पे कैसे चलेगा, पहले S1 फिर S2 फिर D1 D2 D3 D4 D5, तो बताओ कितना ग्रुप आएगा, जल्दी बोलो यार। 7 बढ़िया, मजा आ गया। आ जाओ 28 कर ले भाई, आ जाओ 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2, आजा लड़के बोल कितना लिख दूं, 3D 8, मजा आ गया भाई। आजा ब्लॉक, कहाँ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा, जल्दी बोल, डी में गया। पीरियड कौन सा बोलेगा, जल्दी बोल जल्दी बोल, 4 मजा आ गया। ग्रुप कौन सा बोलेगा, सर 10 अब बताओ मुझे एक बात ईमानदारी से, इतना किसको नहीं समझ में आया है, आ गया तो हाईएस्ट स्पीड से डन लिख दो फटाफट, और जिसको जहां भी डाउट है मेरे से पूछ लो, यदि क्लियर है एकदम बढ़िया, जिसको जहां भी डाउट होगा वो पूछो। ये सवाल डायरेक्टली आईआईटी में आता है 4 नंबर का, ठीक है। चलो मैक्सिमम लोग का, चलो तो सबका क्लियर है यार ये। चलिए चलो, अब हम एक चीज पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और अब अपन थोड़ा सा एकदम जैसा पढ़ाया जाता है कोचिंग में वैसा ही पढ़ने जाएंगे, एनसीईआरटी टाइप का थोड़ा सा हटके जाएंगे। तो अब मैं आपको एक टर्म पढ़ाने वाला हूं, द टर्म इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसको ना जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। क्या होता है देखो, सब लोग को एक चीज बताता हूँ, आप सब लोग ध्यान से समझेंगे थोड़ी देर के लिए। न्यूक्लियस होता है तेरे पास भाई, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे बाहर रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे है न्यूक्लियस, और ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये है बेटा इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी सी सिचुएशन है, ठीक है। अब ये पूरा एक सिस्टम है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यार इस पूरे में ना कितने तरह के फोर्स अभी दिख रहे हैं मुझे,
तो मैंने कहा अपना जनरली एटम ऐसा ही होता है। अभी आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो देखोगे ना आप, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो बाहर वाला है जो आउटर मोस्ट शेल में, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम में कितने तरह के फोर्स है। अच्छा देखो सब लोग, पहली बात सुनो मेरी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो मैं एक फोर्स बोल रहा हूं, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स कहां से कहां जा रहा है बेटा, बोल बोल जल्दी। न्यूक्लियस से कहां जा रहा है, टू इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो मुझे समझ में आ गई। दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका आपस में रिपल्शन हो रहा होगा, क्योंकि ये सब नेगेटिवली चार्ज है। तो एक नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैं बोल रहा हूं रिपल्शन फोर्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ क्या, एक बार बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सब लोग देख लो भाई फटाफट, बाद में नहीं बोलना। पहले बताओ डायग्राम क्लियर है नहीं, पहले अभी क्लियर कर लो कि आपको ये डायग्राम क्लियर है क्या। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने तो ये बनाया ऐसा दिखता है मुझे। मैं कहा भाई दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और एक लग रहा है रिपल्शन का फोर्स। सीधा मैंने बोला और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा बढ़िया है, अच्छा ऐसा है। अच्छा मैं आपसे ना एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एग्जांपल पूछना चाहता हूँ, है ना। ऑफ ट्रैक एग्जांपल क्या है, लेट अस से आपके पास एक मैग्नेट है यार, है ना, और यहाँ पे मान लो आयरन के टुकड़े पड़े हुए हैं ऐसे। एक केस ये है, दिस इज केस वन। तो मैग्नेट जो है आयरन के टुकड़ों पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा दूसरा केस क्या है बेटा, मेरे पास मैग्नेट और बीच में ना हमने कुछ रख दिया, मान लो वुड रख दिया थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे आयरन है। केस टू, कोई बताएगा किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा, वन और टू, इस पे आयरन के टुकड़ों पर किस में लगेगा, वन पे। सर सबको वन। सबको लगता है ना ये। अच्छा ये वन। बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना सब लोग, मुझे देखना सब लोग थोड़ी देर के लिए। सो माय पॉइंट इज कि देखो आपके पास एक न्यूक्लियस है, अभी वो डायग्राम आपके दिमाग में है, तो उसी डायग्राम के हिसाब से मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स लगाना है। क्या करना है, नेट अट्रैक्शन का फोर्स लगाना है। तो हमने कहा सिंपल है, मान लो बीच में कुछ भी नहीं होता, ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ भी नहीं होता, तो ठीक है यार, मान लो कि ये न्यूक्लियस इस पर 5x का फोर्स लगा सकता है, 5 न्यूटन मान लो थोड़ी देर रैंडम, कि ये न्यूक्लियस यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब आगे बीच में इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच में, कौन बैठे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनका आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है ऐसे। इनर इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन हो रहा है। अच्छा रिपल्शन होगा तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। मैं फिर से मेरी सिचुएशन रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स है, उनका रिपल्शन हो रहा है ऐसे, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको। बढ़ेगा। बढ़ेगा। सब लोग सोच लो भाई, आंसर करो फटाफट, तभी पढ़ने मजा आएगा। बढ़ना चाहिए, हाँ। बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन का फोर्स कम हो गया, ज्यादा होगा, कम। कम। फिर से आंसर नहीं कर रहे आप, मजा ही नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस रखा है, यहाँ पे भाई तेरा इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये आदमी इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला है, लेकिन बीच में आ गए कुछ अलग से लोग, इन अलग से लोग ने करा रिपल्शन, ऐसे खट से, ऐसे खट से रिपल्शन हो रहा है। तो हमारा जो ये ऐसा सिस्टम था वो थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। सबने 12th पास करिए कि नहीं करिए बताओ। तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, अब मैं अपना पॉइंट क्या रखना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सो माय पॉइंट इज, फिर आप लिख भी पाएंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार आप इतना लिखेंगे क्या प्लीज,
इतना लिखेंगे क्या, मैं वो बोर्ड को नीचे कर दूंगा, बस इतना लिख लीजिए एक बार, दिस मच। मैं इसको फिर नीचे कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, फिर मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। वन सेकंड, आई थिंक लिख लिया, परफेक्ट है, लिख लिया तो बस मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दे दो। सबने लिख लिया? अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है नेट अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव करता। सुनो, मेरा एक एग्जांपल सुनना। मान लो कि आपके पास एक ना न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने एक्सपेक्ट करा कि एक प्रोटॉन एक फोर्स लगाता है, एक्स फोर्स लगाता है, एक्स फोर्स। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो फोर्स लगना चाहिए, देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन एक्स फोर्स लगाता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ रैंडम। तो कितना फोर्स लगना चाहिए टोटल बेटा, 5x। ऐसा समझ में आता है ना भाई? एक प्रोटॉन एक्स फोर्स लगा रहा है इस पर, तो 5 प्रोटॉन कितना लगाएंगे, 5x। लेकिन एक गड़बड़ है बेटा। गड़बड़ क्या है कि तेरे पास बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहा है? इन इनर इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या अभी भी इस इलेक्ट्रॉन पर 5x का ही फोर्स लगेगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो तो सर जो नेट फोर्स है, मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स इज लेस देन क्या, 5x। और जितना भी फोर्स लग रहा है ना बेटा, वही कहलाता है जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव इज नथिंग, इट इज द नेट अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन of nucleus on outermost इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे बताओ यार? इसलिए बोलते हैं जेड, जेड नहीं, जेड इफेक्टिव। जेड तो कितना था इसका, 5। तो कायदे से 5x फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण 5x फोर्स नहीं लग रहा, उससे कम लगेगा। एज देयर इज रिपल्शन, that's why the distance between the nucleus and the outermost electron will increase, and that will decrease the magnitude of force। बताओ यार, आया कुछ समझ आप लोगों को जेड इफेक्टिव क्या होता है? हाँ सर। एक बार लिख लो, जिसको नहीं आया मुझे। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हो बेटा? जिसको नहीं आया फिर से पूछ लो, फिर से बता देंगे। आ गया तो आप इतना लिख लीजिए बस। डन लिखना है यार। ओम तुम पहले भी थे ना मेरे साथ, मतलब ओम है ना? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा सॉरी, तो मेरे पास कोई और, ठीक है बेटा। तो ये बात नोटिफाई करवा दीजिएगा कि आपने ये लिख लिया क्या। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी प्रोडक्ट टेबल में, है ना? तो वो ये थोड़ी छुपी हुई सी चीज है जो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये सब। तो यार अब मुझे ना ये समझना है, ठीक है? तो अब मुझे ये समझना है बेटा कि कैसे ये इसकी वैल्यू जेड इफेक्टिव की बढ़ेगी या घटेगी। मतलब पीरियोडिक टेबल में 2 तरह से मोशन करते हैं अपन, ठीक है? अलोंग दी पीरियड। तो हमें देखना है, हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि अलोंग दी पहले सीखते हैं अलोंग दी लेट्स से पीरियड। तो मुझे जानना है आप लोगों से, मतलब अपन डिस्कशन से जानेंगे अलोंग पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। पीरियड का मतलब होता है बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। तो मैं ना एक सेकंड,
घटेगी। चलो देखते हैं फिर तुम्हारी भी बात। तो हम एक सेकंड पीरियड का एग्जांपल ले रहे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड है। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसके पास 5 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख बेटा, 1s2 2s2 2p1। आगे देख बेटा, 1s2 2s2 2p2। फिर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3। फिर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। फिर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5। अच्छा, ये मैंने एक पीरियड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। अच्छा, इसको देख के क्या लगता है आप एक को बताओ। आपको ये लगेगा कि सर ना न्यूक्लियस तो फिक्स है, पहली है शेल नंबर 1, फिर है शेल नंबर 2। देखो यहाँ पे सब देखोगे तो खाली शेल नंबर 2 चल रहा है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन, जब आप बोरॉन से कार्बन पे जा रहे हो, कार्बन से नाइट्रोजन पे जा रहे हो, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जा रहे हो, ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जा रहे हो, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, शेल नंबर 2 में। मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज फिक्स, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं यदि आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, बोरॉन के केस में 5, कार्बन के केस में 6, नाइट्रोजन के केस में 7, ऑक्सीजन के केस में 8। तो खुद सोचो। देखो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि यार जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे अपना आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस शेल नंबर 2 ये फिक्स है। अब यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ से क्या बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, नेट अट्रैक्शन का फोर्स आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सोचेंगे सब लोग। बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ, इंक्रीज इन न्यूक्लियर हाँ, चार्ज। क्योंकि देखो बेटा यहाँ तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जा रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड चैड इफेक्टिव increases as distance from the nucleus is constant। लगभग कांस्टेंट होता है। तो एक पीरियड में बढ़ोगे ना, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस तो फिक्स हो गया न्यूक्लियस से, लेकिन आपका न्यूक्लियस ना पावरफुल होता जा रहा है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पीरियड के अलोंग हमेशा जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया है क्या, बताओ यार, हाँ या ना? आया? चलो बढ़िया है। तो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे यार आप लोग। इतना हुआ सबका? तो हो जाएगा तो डन लिख देना बेटा बस। डी भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, उससे भी मैं काम चला लूंगा। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा और सीखते हैं अब ग्रुप का सीखते हैं। ग्रुप का बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। चलो ये आएगा सवाल भी, और स्टार मार्क कर लेना। तो ठीक है, लॉन्ग ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है बेटा मूवमेंट है टॉप से लेके बॉटम तक, टी टू बी। चल सीखते हैं यार। देखो जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो ऐसे चलता है। आपका न्यूक्लियस है मान लो पहला वाला, आप एक ग्रुप में चल रहे हो, तो पहला एलिमेंट होगा ऐसे, दूसरा एलिमेंट होगा ऐसे, शेल्स बढ़ती जाएंगी। तीसरे में जाओगे आप लिख के देख लेना ऐसे। चौथे में जाओगे आप, ऊपर से नहीं जा रहा हो तो ऐसे होता जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसा यदि शेल बढ़ता जा रहा है तो आपके हिसाब से जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? कोई सजेशन देगा मुझे जेड इफेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए?
कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अच्छा, तो एक मैं दो तरह से सोचने में मजबूर करता हूं आपको। आपने बोला कि सर पॉइंट नंबर 1 डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, तो मैंने कहा जस्टिफाइड बोल रहा भाई एकदम, तो जेड इफेक्टिव घटना चाहिए, है ना। लेकिन किसी ने एक बात सोची, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे क्या न्यूक्लियस के अंदर? देख भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो क्या ऊपर से नीचे जाने पे प्रोटॉन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? नंबर ऑफ बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। दिमाग खराब हो गया। देखो, एक फैक्टर सोच रहे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। दूसरा फैक्टर सोच रहे हैं, बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ सब लोग? देखो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमने कहा जस्टिफाइड है भाई, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव घटना चाहिए। लेकिन जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। तो देखो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट बहुत ही मजेदार होता है। जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट, याद रखना, अलोंग द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। वो ऐसा वाला गेम होता है ना कि यार एक तरफ से कुछ लोग रस्सी खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ लोग रस्सी खींच रहे हैं, और मान लो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, जितना x प्लस एक्स डायरेक्शन से लग रहा है उतना ही माइनस एक्स डायरेक्शन से लग रहा है, तो क्या होगा कुछ सोचो। जो भी उसका मिड पॉइंट है, उसकी जो वो जगह है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो ये फैक्टर बोल रहा है कि भाई घटा, ये फैक्टर बोल रहा है बढ़ा, तो हमने कहा कुछ भी नहीं होता, हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जेड इफेक्टिव किसी भी ग्रुप के अंदर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर है क्या? बताओ। हाँ हाँ सर। जी, क्लियर है? क्लियर है, बढ़िया है। क्लियर, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। ये था अलोंग द ग्रुप का गेम, कि एक ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अलोंग ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। प्लीज एक बार आप इसको लिख लेंगे यार। लिखने के बाद फिर सेम प्रोसेस। बेटा मैं बहुत ज्यादा आपसे डिटेल में बातें बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, हम काम की बातें पढ़ेंगे मैक्सिमम, जो हमारे काम आए। ओके यार, चलो। तो जेड इफेक्टिव इज फाइन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके लिए, जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? कि द नेट फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। पहली चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, जेड इफेक्टिव क्या होता है? वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, और लगाएगा कौन? न्यूक्लियस। दो बातें और अपने दिमाग में आप सेट करके रखेंगे कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, डिस्टेंस सेम ही रहता है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है? दोनों फैक्टर अपोजिट होते हैं, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट अलोंग ए ग्रुप। अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा सकता हूँ, राइट? तो आपके दिमाग में जो मैंने बोला वो होना चाहिए, और फिर अपना काम चल जाएगा, कोई लोड नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इज, आई कैन से नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रॉपर्टी दर प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसके बिना मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा सकता था यार, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का। सबको डेफिनेशन आती होगी आई थिंक, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? आप भी मेरे साथ साथ लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from outermost shell of gaseous isolated atom। अब ये सबको आती होगी डेफिनेशन ना, मुझे
कोई ये समझा सकता है आप में से ये गैसेस आइसोलेटेड एटम क्यों लिया मैंने? पहले तो सब लोग डेफिनेशन लो सुकून से, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसेस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, जब आप डेफिनेशन लिख लोगे तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अरे गैसियस आइसोलेटेड क्यों लिया है यहाँ पे, कोई मतलब है इसका, या मैं ना लिखूं इसको डेफिनेशन में? ये लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, कुछ है आपके दिमाग में? ये गैसेस आइसोलेटेड क्यों लिया मैंने? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? तो डेफिनेशन सब समझ में आ रही है, लेकिन गैसेस आइसोलेटेड का मैं बताता हूँ आपको, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन गलत है। तो हमेशा याद रखना गैसेस आइसोलेटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि गैसेस स्टेट में डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा होता है। तो दो पार्टिकल्स ना दूर दूर होते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाता है। तो मैं इंडिपेंडेंट एटम चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इसलिए हम गैसेस स्टेट लेते हैं। यदि मैं इसको अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स लिखूं तो बेटा क्या आएगा, जैसे तेरे पास ए रहेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसको बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर जो तेरा ए प्लस है बेटा, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बन जाएगा A2 प्लस, इसको बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ऐसे और आगे भी सोच सकते हो, A2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, दैट विल बिकम A3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मतलब एक के बाद होने वाला, दीज आर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले आप इतना लिख चुके हैं क्या सब लोग? एक बार इतना लिख लीजिए एक बार आप। ठीक है, एक सवाल बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या सवाल मैं आपको बताता हूं। ये बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा ना ज्यादा होता है, दैट मींस IE थर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन IE सेकंड। और IE सेकंड किससे बड़ी होती है? IE फर्स्ट से। हर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, सुनो आप। मान लो आपके पास एक ए एटम था, तो इसके पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने इसको क्या बनाया, ए प्लस। ए प्लस के बाद मान लो इसके पास तो 10 तो प्रोटॉन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 बेटा। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, ए में, ये बैठिए। हाँ हाँ जी बेटा बोलो। हाँ, तो देखो मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था कि पहले ए एटम था तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे। जब ए प्लस बना तो ए प्लस में अब 10 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 9। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन पर 10 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे। तो आप सोचो जेड इफेक्टिव बड़ा होगा या घटा होगा? बताओ, सोचो सब लोग। देखो यहाँ पे 10 प्रोटॉन बड़ा होगा, राइट? सर बड़ा हो। हाँ, और यदि यदि इसके और आगे बढ़ोगे आप, A2 प्लस की बात करोगे तो यहाँ 10 प्रोटॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8। तो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है ना, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन पर एंड वाले पर बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ेगा, तो अब तो मुझे समझ में आ गया बेटा, बढ़ेगा तो क्या होगा?
बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, तो आप कह सकते हो यस दिस इज ट्रू। व्हाई? एज जेड इफेक्टिव will increase, right, when we remove electrons. हाँ कोमल फिर से बताते चलो। कोमल एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास बेटा ऐसा था, ये ए एटम था और ये ए प्लस एटम है, ठीक है लड़की सुन, इसके पास 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रहे थे वो 10 प्रोटॉन थे। जब तुमने ए से ए पॉजिटिव बनाया तो लड़की सिचुएशन क्या बनेगी सोच, अब प्रोटॉन तो चेंज होगा नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहले सोच 10 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन लगा रहे थे, 10 प्रोटॉन, अभी 9 इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स लगा रहे हैं, 10 प्रोटॉन, तो जाहिर सी बात है पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, दैट विल इंक्रीज, राइट। कोमल समझ में आया क्या? देखो बेटा, पहले देखो 10 लोगों को संभालने के लिए 10 लोग थे, जैसे आपने ए प्लस बनाया अब 10 लोग 9 लोग को संभाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या अट्रैक्शन अब और बना दो, आप मान लो ए टू पॉजिटिव बना दो, ए टू पॉजिटिव बनाओगे लड़की तो खुद सोचो अब क्या हो जाएगा, अब तो 10 प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तुम निकालती रहोगी वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन घटता नहीं रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ता रहेगा। इसीलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मतलब आई थर्ड हमेशा आई सेकंड से ज्यादा रहेगी, आई सेकंड आई फर्स्ट से ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा क्यों होता है, तो उसका सिंपल सा रीजन क्या है, इसलिए होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि यार जब भी बना रहे हो आप कैटायन ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं लेकिन प्रोटॉन कम नहीं हो रहे हैं। सो आप एक बार इतना लिखेंगे यार। अभी क्लियर है सबको? कोमल तुमको क्लियर हो गया बेटा? आपने मुझसे पूछा था। Yes, sir. ओके बेटा, प्लीज आप इसको लिख लीजिए एक बारी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। बेटा डन लिख देना जैसे आप लिख ले प्लीज। ओके यार बढ़िया। ओके यार, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आ जाता है पहला फैक्टर जेड इफेक्टिव। सोचेंगे सब लोग, जेड इफेक्टिव यदि बढ़ रहा होगा, खुद सोचो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हाल होगा, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी बिल्कुल, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा
तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा साइज, बढ़ेगी, मुश्किल होगा निकालना। बिल्कुल एग्जैक्टली। साइज, जितना छोटा एटम रहेगा सोचो, इसका मतलब क्या है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ज्यादा पास है तो अगेन जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो एक ही बात है, पहला दूसरा एक ही बात है कि साइज छोटा होने से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। ये दो फैक्टर आपको आता है। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है। एक को मान के चलो, एक होता है फुल फिल्ड, है ना, ये पता होगा। एक होता है हाफ फिल्ड और एक होता है नॉर्मल, मानेंगे अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक। नॉर्मल नॉर्मल तो कुछ भी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड या नॉर्मल, कौन स्टेबल सबसे ज्यादा रहता है, बताओ यार। सर फुलफिल। फुल फुल फिल्ड। फील्ड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, सोचो जो इलेक्ट्रॉनिक फुल कॉन्फ़िगरेशन फील्ड, स्टेबल फुल है, फील्ड। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो तीसरा फैक्टर जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो क्या करती है बेटा, कि फुल फिल्ड है कि हाफ फिल्ड है कि नॉर्मल है। तो हमें देखना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, परफेक्ट। प्लीज इसको लिखेंगे एक बार यार। तो ये वो फैक्टर्स है जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। सबसे पहली बात करेंगे अपन पीरियड। बोलो सब लोग, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है, सोचो। बढ़ता तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगा, है, इंक्रीज। बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, देखो अपने आप ही समझ में आ रहा है। ग्रुप की बात करते हैं। अब ग्रुप में जाने पे मुझे एक बात बता है, जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन साइज तो बढ़ जाएगा। नीचे जाएंगे तो शेल ऐड हो रही है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो दूर जाता जा रहा है, तो अल्टीमेटली आई कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सही है। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। दैट्स इट, बहुत ही आसान है, जो आप डायरेक्टली कर सकते हो इससे। ठीक है। अब मैं कुछ, एक बार प्लीज आप ये करेंगे, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, अच्छे अच्छे जो आज तक पूछे गए हैं। ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें मैं अच्छी अच्छी चीजें यूज कर पाऊँ। जैसे एक सवाल है, सुनना मेरी बात को, ठीक है। बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है, सब लोग ध्यान सुनेंगे अब। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब आप पीरियड में आगे बढ़ रहे हो, है ना। सब लोग ध्यान सुनना, देखो बेरिलियम से बोरोन पे जाने का मतलब क्या है बेटा, तू 4 से 5 पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो कायदे से आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए किसकी ज्यादा, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम से। लेकिन आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
मैं तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फुलफिल्ड, जबकि इसका कैसा है, नॉर्मल। तो यदि मैं जनरल ट्रेंड देखूं, जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि अलोंग दी पीरियड जब आदमी चलता है, अलोंग दी पीरियड जब चलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट। तो कायदे से बोरोन की ज्यादा होती चाहिए बेरिलियम से, लेकिन याद रखना बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है, बोरोन से। रीजन क्या है बेटा, फुलफिल्ड। ऐसा ये क्वेश्चन हो रहा है अपने पास, सेम डिक्टो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यदि आप देखोगे तो नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है अलोंग दी पीरियड, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8। तो कायदे से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। बट अगेन if you write the electronic configuration of nitrogen, it will be like this, while for the oxygen it will be like this। खुद सोचो बेटा, ये कैसा है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कैसा बेटा, P3, P में आता है 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है, फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड, तो कौन जीतेगा उसमें, हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है बेटा, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। रीजन क्या बताओगे, बोलो, हाफ फील्ड। सर हाँ, तो ये सर चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, बोलो बोलो। सर ऑक्सीजन में जो 2p4 है वो तो नॉर्मल हुआ ना। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा नाइट्रोजन। वैसे तो देख बेटा सुन, यदि तू जनरल ट्रेंड देखेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो कौन इस तरफ के एंड में आएगा, ऑक्सीजन उधर आएगा, राइट। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा मैं सर, आपने मतलब उसको फुलफिल्ड लिखा है। हाफ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो मैंने गलत लिख दिया है। नॉर्मल लिखना पड़ेगा मुझे, सही बात बोल रहा, मैंने गलती से लिख दिया। इट इज नॉर्मल, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही बात। तो बाकी ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बाद में पूछे जाते हैं, और अभी और भी क्वेश्चन बताऊंगा, पहले एक बार इसको आप लिख लीजिए। ओके यार, अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन भी है छोटा सा। अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड noble gas has highest ionization energy। कोई बताएगा रीजन, नोबल गैस का मतलब क्या है बेटा, सर फुलफिल। बिल्कुल। तो देखा जाता है कि आप किसी भी पीरियड में चलोगे ना, तो जैसे ही नोबल गैस पे पहुंचोगे तो एकदम से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा। डेटा देखोगे आप, तो डेटा एकदम से बढ़ जाता है जब आप नोबल गैस की तरफ जाते हो। तो उसका रीजन सिंपल है, नोबल गैस मतलब कि, नोबल गैस मतलब हमें पता है यार, नोबल गैस का मतलब क्या है, ऐसी गैसेस जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो, मतलब दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। तो इसको भी आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। डन, चलिए।
फाइन। अभी